Assalamualaikum everyone. So you are watching your own YouTube channel ECSS. Today we are going to talk about the fall of Kabul. अब जो इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है अफगानिस्तान में हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो तालिबान पावर में आ रहे हैं अब ये सब कुछ कैसे हुआ है हम आज इसको देखेंगे, ठीक है। देखो ये कोई ओवरनाइट बात नहीं है, इसके पीछे 30-40 साल की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, एक हिस्ट्री है 30-40 साल की, उसको समझना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब उन सब डेवलपमेंट्स को एक वीडियो में कवर करना इज़ जस्ट इम्पॉसिबल। सो मैंने क्या किया है, मैंने एक अफगानिस्तान पे पूरी लेक्चर सीरीज़ बनाई हुई है जिसमें वो सारी डेवलपमेंट्स को हमने कवर किया है। यूएसएसआर की इन्वेजन हो गई, फिर तालिबान, अलकायदा, 9/11 का वाक़या, आफ्टर दैट यूएसए की इन्वेजन, फिर पीस प्रोसेस, डिफरेंट पीस एफर्ट्स जो की गई हैं, हमने सबको डिस्कस किया है। आई वुड सजेस्ट यू टू प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोज़ फर्स्ट। वो देखोगे आप तो ही आपको आज का टॉपिक समझ आएगा, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस को समझना, इसको रिकॉग्नाइज़ करना सारा कुछ तब भी पॉसिबल है जब आप पास्ट में इवेंट्स को स्टडी करोगे तो, ठीक है। आपको पता होगा पास्ट में क्या मसले थे, क्या हर्डल्स थे, कैसे चीज़ों ने डेवलप किया है, तो ही आपको आज का टॉपिक समझ आएगा। और आज के इस टॉपिक में मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं जस्ट ऊपर से आपको सारा सा एक आइडिया दे दूँगा, ठीक है। उस वीडियो का, उस लेक्चर सीरीज़ का मैंने जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप पहले वो वीडियो जाके देखिए, वो वीडियोस देखिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको सब कुछ पता है। तालिबान कौन है? देखो, तालिबान को जानने के लिए यू हैव टू गो बैक इन हिस्ट्री इन 1979, जब यूएसएसआर ने, जिसको हम सोवियट्स बोलते हैं, उन्होंने इन्वेड किया था अफगानिस्तान को, ठीक है। उन्होंने अफगानिस्तान को इन्वेड किया, अपनी फॉरेन फोर्सेस को यहाँ पे भेजा, तो जो डिफरेंट ट्राइबल पीपल थे ये खड़े हो गए, डिफरेंट ग्रुप्स बना लिए XYZ, और ये सारे ग्रुप्स जो थे इन्होंने फॉरेन फोर्सेस के ख़िलाफ़, सोवियट्स के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू कर दिया और बोला कि हम जिहाद कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर दैट क्या हुआ, ये जिहाद कामयाब, और 1989 में यूएसएसआर की जो फोर्सेस थी वो मजबूर हो गई कि वो विड्रॉ करें, और इवेंचुअली जब उन्होंने विड्रॉ किया तो इन जो ग्रुप्स थे ये वाले, इनके दरमियान आपस में जंगें शुरू हो गई, ठीक है। सिविल वॉर इरप्ट हो गई 1992 में। वो क्यों? वो ये चाह रहे थे कि अब जो है यूएसएसआर चला गया, एक पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ है, तो अब हम जो है ना वो जाके अफगानिस्तान पे हुकूमत करेंगे, हम में से एक ग्रुप अफगानिस्तान पे हुकूमत करेगा और अपनी आइडियोलॉजी से, अपने तरीके से, अपनी मर्ज़ी से अफगानिस्तान को रूल करेगा। These tribal leaders they started fighting with one another. After that क्या हुआ, 2 सालों के बाद, आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स, कंधार से एक और ग्रुप इमर्ज हुआ, ठीक है। कंधार यहाँ पर है, मैप में दिखा देता हूँ आपको मैं, दिस इज़ कंधार, यहाँ पर बिल्कुल साउथ में अफगानिस्तान के। यहाँ से एक और ग्रुप इमर्ज हुआ और उसके एक अपनी आइडियोलॉजी थी, अपने प्लान्स थे। इसमें मोस्टली इथनिक लोग जो थे वो पठान थे, ठीक है। और इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो ये थी कि हम जो है जब गवर्नमेंट में आएंगे तो हम शरिया लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अफगानिस्तान में शरिया को हम इम्प्लीमेंट करेंगे और इसके अलावा एक और बात मैं बता दूं आपको कि इसकी जो मोस्टली ग्रुप मेंबर्स थे उनने तालीम कुछ ने अफगानिस्तान से हासिल की थी, कुछ ने पाकिस्तान से हासिल की थी। इनका जो इमर्ज हुआ सीन में जब ये आई, तब ये 1994 की बात है। फिर 2 सालों में इतने पावरफुल हो चुके थे कि 1996 में ये यहाँ से चले, 1994 से, और 1996 में इधर है काबुल, यहाँ पर जाकर इन्होंने काबुल को फ़तह कर लिया, ठीक है। और काबुल को फ़तह करने के बाद उन्होंने काबुल में अपनी गवर्नमेंट बना ली, ठीक है। गवर्नमेंट बना ली उन्होंने, और वहाँ पे उन्होंने गवर्नमेंट की 5 साल के लिए, फ्रॉम 1996 टू 2001, मेक सेंस। इन्होंने 5 साल गवर्नमेंट की, वहाँ पर इन्होंने एक रिस्ट्रिक्टेड इस्लामिक आइडियोलॉजी को फॉलो किया, एक रिस्ट्रिक्टेड माशरा बनाया काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। वहाँ पर जो लॉज थे वो बहुत सख्त थे, वीमेन की एजुकेशन पे पाबंदी थी, वीमेंस की जॉब पे पाबंदी थी, वीमेन के बाहर निकलने पे विदाउट बुर्का पाबंदी थी, ठीक है। उसके अलावा मीडिया, म्यूज़िक इंडस्ट्री एंड सिनेमाटोग्राफी, फिल्म्स, मूवीज़ वगैरह उन सब पे पाबंदी थी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। माइनॉरिटीज़ के राइट्स, जो माइनॉरिटीज़ की सिचुएशन स्पेशली अफगानिस्तान में उस टाइम पे बहुत बुरी थी, ठीक है। फिर आपके पास पता है आपको 9/11 हुआ, उसके बाद यूएसए तालिबान के पीछे गया और तालिबान की गवर्नमेंट 2 महीनों में गिर गई, तालिबान ने रिट्रीट किया। इसी दौरान यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने तालिबान की जगह पर एक नई गवर्नमेंट बनाई अफगानिस्तान में, ठीक है, और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी दिया 3 सालों के अंदर। जो नई गवर्नमेंट बनाई थी इसके सदर थे हामिद करज़ई, ठीक है। अब जब यूएसए नई गवर्नमेंट बना रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन पे काम कर रहा था, ठीक है, बाकी सारे काम कर रहा था, तो तालिबान ने क्या किया, दे स्टार्टेड रीग्रुपिंग। जब उन्होंने रीग्रुपिंग कंप्लीट की तो दे स्टार्टेड देयर वॉर अगेंस्ट यूएसए एंड नेटो ट्रूप्स। यूएसए और नेटो वर्सेस तालिबान यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यूएसए और तालिबान ये ऐसे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, यहाँ से। अब यूएसए इनके पास रिसोर्सेज भी थे, टेक्नोलॉजी भी थी, वेपनरी भी बहुत मतलब तगड़ी थी, और
इकोनॉमी भी थी, सारा कुछ इन यूएसए और इसके अलायंस के पास था। तालिबान के पास रिसोर्सेज इतने अच्छे नहीं थे, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी, वेपनरी बहुत आउटडेटेड थी, ठीक है, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड थी, रिसोर्सेज भी इतने खास नहीं थे। स्टिल दे वर एबल टू गिव यूएस अ वेरी टफ कंपटीशन। क्यों? क्योंकि दे वर फॉलोइंग दिस स्ट्रेटजी गोरिल्ला वॉरफेयर। उसमें क्या होता है, लेट्स सपोज दिस इज़ अ माउंटेन, कोई एक पहाड़ है और ये कोई यहाँ पे जगह, यहाँ पे फॉरेन फोर्सेस खड़ी हैं, ठीक है। तो तालिबान यहाँ पे गारों में छुपे होते थे, जब वो कोई अपॉर्चुनिटी देखते थे यहाँ से निकलते थे, छुप के आया, इन पे अटैक किया, इनको मार के वापस जाके छुप गए। सो दिस इज़ द गोरिल्ला वॉरफेयर। अब गोरिल्ला वॉरफेयर की स्ट्रेटजी तब अपनाते हो जब एक बहुत एसिमेट्री हो वॉरिंग पार्टीज़ में। तो अभी देख रहे हो एक बहुत एसिमेट्री थी यहाँ पर भी, कि इनके पास ये चीज़ें थी नहीं, इनके पास हर चीज़ बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, एसिमेट्री थी। स्टिल तालिबान वर गिविंग देम अ वेरी टफ कंपटीशन। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेटजी। नाउ सो ये वॉर चलती रही तालिबान और यूएस के बीच 10, 12, 15 साल, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ इसमें एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए कि तालिबान की लीडरशिप के बारे में, इंपॉर्टेंट लीडरशिप तालिबान की कौन है। एक आपका है इनका अमीर, द सुप्रीम लीडर, उनको बोलते हो आप मुल्ला उमर, ठीक है। ही वॉज द फाउंडिंग फादर ऑफ तालिबान। समझ आ गई यहाँ तक बात। वो 2013 में CIA ने उनको मार दिया। उसके बाद 2013 से लेकर 2016 तक थे इनके मुल्ला अख्तर मंसूर, ठीक है। 2016 में इनको मार दिया गया। उसके बाद अब बने हैं जो इनके सुप्रीम लीडर अभी तक हैं, वो हैं हैबतुल्लाह अखुंज़ादा। ये उनकी पिक्चर है, हैबतुल्लाह अखुंज़ादा साहब, ठीक है। नाउ इसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट फिगर है तालिबान के लिए वो है मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर। ये उनकी पिक्चर है। नाउ इनको समझा जाता है कि ये इन्होंने मुल्ला उमर के साथ मिलकर शोल्डर टू शोल्डर फॉरेन फोर्स के खिलाफ जिहाद किया है, ठीक है। ये है उनकी पिक्चर और ताल्लुक कंधार से था। ही इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ तालिबान। 2010 में एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया CIA प्लस ISI ने, ठीक है, और इन दोनों ने मिल के इनको अरेस्ट किया था 2010 में। 2010 से लेकर अब तक ही वॉज इम्प्रिजन्ड इन पाकिस्तान। अब तक से मेरा मतलब है 2018 तक, ठीक है। ही वॉज इम्प्रिजन्ड इन पाकिस्तान। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि हम नेगोशिएशंस करना चाह रहे हैं तालिबान से, इसलिए यू हैव टू रिलीज़ हिम। तो पाकिस्तान ने इनको आज़ाद कर दिया। फिर ये गए कतर और वहाँ पे नेगोशिएशन स्टार्ट हो गई बिटवीन तालिबान एंड दी US गवर्नमेंट। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फिगर है यहाँ पर सिराजुद्दीन हक्कानी। देखो अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा जो सबसे ज़्यादा US को नुकसान पहुँचा है ना अफगानिस्तान में, वो हक्कानी नेटवर्क ने पहुँचाया है, ठीक है। US को बगराम एयरबेस पे जैसे अटैक हो गया फॉर एग्जांपल। सो हक्कानी नेटवर्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेटवर्क है वहाँ पर, ठीक है। अब इसको इसके जो फादर थे, फाउंडिंग फादर, वो थे जलालुद्दीन हक्कानी, ठीक है। जलालुद्दीन हक्कानी थे फादर इस नेटवर्क के, हक्कानी नेटवर्क के। उनके जाने के बाद अब इसको हेड कर रहा है इनका बेटा सिराजुद्दीन हक्कानी, नंबर 1। नंबर 2, सिराजुद्दीन हक्कानी के पास एक और इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है और वो क्या है कि ही इज़ अ डिप्यूटी लीडर ऑफ तालिबान। सो सिराजुद्दीन हक्कानी इज़ बेसिकली अ लीडर ऑफ हक्कानी नेटवर्क एज वेल एज अ डिप्यूटी लीडर ऑफ तालिबान। देन यू हैव मुल्ला याकूब। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है यहाँ पर। ही इज़ अ सन ऑफ मुल्ला उमर, ठीक है। और जो मिलिट्री विंग है तालिबान का, ठीक है, मिलिट्री विंग ऑफ तालिबान, उसको हेड मुल्ला याकूब साहब करते हैं, ठीक है। मिलिट्री स्ट्रेटजी बनानी हो, क्या रूल्स, क्या सब कुछ होगा, वो ये उनको डील करते हैं। फिर अब हम बात करते हैं टर्निंग पॉइंट की, कि देखो यार जो अफगान तालिबान और USA की फोर्स के दरमियान जंग चल रही थी, उसमें टर्निंग पॉइंट कब आया? देखो उसमें टर्निंग पॉइंट तब आया 2014 में। मैंने आपको बताया कि तालिबान के पास रिसोर्सेज थे नहीं, दे वर फाइटिंग अ गोरिल्ला वॉरफेयर। सो देखो जिस तरह वॉर लंबी हो रही थी ना, तो तालिबान का मोराल बढ़ता जा रहा था कि यार देखो हमने दुनिया की सुपर पावर को घुटने टेकने भी मजबूर कर दिया है, हम इतना लड़ रहे हैं उनसे। USA है एक तरफ NATO है, फिर ISAF फोर्सेज हैं, ये सारी एक तरफ है, इनके पास वेपन्स हैं, टेक्नोलॉजी है, दे हैव ईच एंड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। हमारे पास क्या है? आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, मीगर रिसोर्सेज, ठीक है। स्टिल वी आर गिविंग देम अ टफ कंपटीशन। तो जो इनका कॉन्फिडेंस था वो स्काई हाई था, ठीक है, नंबर 1। दूसरा, US ने क्या किया? US ने 2014 में इस वॉर से थक हार के उन्होंने एक ड्रॉ डाउन डेट दी। उन्होंने बोला कि हम जो है ना अब अपनी फोर्सेस को, उनके नंबर को कट डाउन करेंगे, हम अपनी फोर्सेस को वापस USA बुला रहे हैं अफगानिस्तान से, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी, एक कॉन्फिडेंस बूस्टर था तालिबान के लिए कि यार हमने USA को मजबूर कर दिया ये सब करने पे, ठीक है। सो इनका जो मोराल था वो बहुत हाई हो गया था, इनकी जो विल पावर थी लड़ने के लिए वो बहुत हाई हो गई थी। देवर मतलब वो रेडी थे मरने के लिए इस जहाद में, ठीक है। तालिबान की जो विल पावर थी वो बहुत बढ़ गई। एक फैक्टर ये था ड्रॉ डाउन डेट का। दूसरा क्या, US ने बोला कि अब से जो है ना सिर्फ ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे पास होंगी, USA की या CIA के पास,
और जो ग्राउंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लड़ना कैसे है, फाइटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी की सारी अफगान आर्मी को हम देंगे। ठीक है, इसके लिए यूएसए ने अफगान आर्मी बनाई 3 लाख की। ठीक है, उनको सिर्फ 6 वीक्स की ट्रेनिंग दी। अब आप देख लो, एक तरफ तालिबान हैं जो कितने सालों से लड़ते आ रहे हैं, दे हैव बीन बैटल हार्डन्ड, बैटल ट्रेंड इनकी फोर्सेस हैं तालिबान की, और यहाँ पर अफगान आर्मी है जिसको 6 महीने की 6 वीक्स की ट्रेनिंग दी गई है। तो आप देख रहे हो डिफरेंस क्या होगा फिर। ऑफ कोर्स तालिबान की फेवर में चली गई ये चीज़, और तालिबान को इससे बहुत फ़ायदा हुआ, और उनकी रिसर्जेंस जो थी वो बहुत एक मतलब स्टार्ट हो गई रिसर्जेंस तालिबान की। ठीक है, इसके बाद से फिर अब इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कैसे हुआ। देखो, पहले तालिबान वर फाइटिंग अ गोरिल्ला वॉरफेयर, मैंने आपको बता दिया वो। अब 2014 के बाद क्या हुआ, दे स्टार्टेड अ डायरेक्ट कॉम्बैट। डायरेक्ट कॉम्बैट का मतलब कि देख, लेट सपोज ये आपकी अफगान आर्मी है, ये इसके सामने आ जाते थे तालिबान। ठीक है, सामने आके डायरेक्ट फायरिंग स्टार्ट हो जाती थी इनके माबैन। अब वो छुपते नहीं थे, वो डायरेक्ट आके वॉर करते थे। ठीक है, और इसकी एग्जांपल है ये गजनी ऑफेंसिव 2018 का तालिबान का। इन्होंने गजनी में जाके डायरेक्ट फाइटिंग शुरू कर दी थी अफगान आर्मी से। सही है ना। अब आपको समझ आ गया होगा कि तालिबान ने इतना पावर में कैसे, तालिबान को मतलब इतनी विक्ट्रीज कैसे मिली, सारी वॉर कैसे स्टार्ट हुई, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब हम बात करते हैं कि जो काबुल को फतह किया है ये कैसे हुआ है, अचानक आउट ऑफ नोवेयर कैसे हो गया ये। देखो, इसकी जो इमीडिएट कॉज है ना, वो ये 2020 का एग्रीमेंट है जो किया गया था यूएसए और तालिबान के माबैन। क्योंकि यूएस तालिबान से जीत नहीं पा रहा था, इसकी डिफरेंट रीजंस थी, तो यूएस ने इवेंचुअली 2020 में तालिबान के साथ एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें तालिबान को बोला गया, यूएस ने बोला कि हम विड्रॉ करेंगे। ठीक है, अपने फोर्सेस को कंप्लीट विड्रॉ करेंगे, हम चले जाएंगे अफगानिस्तान छोड़ के। ठीक है, इसकी बाकी भी रीजंस हैं, वो आप मेरी डिटेल वीडियो में देख सकते हैं। तो अच्छा, इसी एग्रीमेंट की एक शेक थी, उसमें बोला गया था कि तालिबान जो है वो यूएस फोर्सेस पे अटैक नहीं करेंगे, और यूएस फोर्सेस जो हैं वो तालिबान पे अटैक नहीं करेंगे। तो अब देख लो, तालिबान एक तरफ लड़ रहे थे यूएस से, नेटो से और साथ अफगान आर्मी से। अब ये दोनों इक्वेशंस से चले गए, अब तालिबान की जो लड़ाई रह गई थी वो सिर्फ अफगान आर्मी से रह गई थी। ठीक है, तो ये सिचुएशन बन गई थी। अब समझ रहे हो मेरी बात कि ना यूएस की फोर्सेस तालिबान पे अटैक कर रही थी, ना तालिबान की फोर्सेस यूएस और नेटो के फोर्सेस पे अटैक कर रहे थे। सो आपके पास एक तरफ था तालिबान और एक तरफ थे अफगान आर्मी। ठीक है, बस ये चीज़ें रह गई। तालिबान ने अपना ऑफेंसिव स्टार्ट कर दिया। अब तालिबान ने क्या किया, देखो ये जो एरिया तालिबान का शुरू हमेशा से ना इन्फ्लुएंस इन एरियाज़ पे बहुत रहा है, क्योंकि ये पश्तून बेल्ट है अफगानिस्तान में, तालिबान के अंदर इन्फ्लुएंस बहुत रहा है। उसके बरक्स ये एरिया है वेस्टर्न एरियाज़, यहाँ पर उज़्बेक्स हैं, ताजिक्स हैं, यहाँ पर पश्तून पॉपुलेशन बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पर तालिबान का इन्फ्लुएंस भी बहुत कम रहा है। अब तालिबान ने क्या किया, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी में चेंज लाया, एंड दे स्टार्टेड कैप्चरिंग दी एरियाज़ जो यहाँ पर हैं, वेस्टर्न अफगानिस्तान में है। ठीक है, तालिबान ने इन एरियाज़ को कैप्चर करना शुरू कर दिया, वेस्टर्न एरियाज़ को। ठीक है, और सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट हुई वो कब हुई, जब उन्होंने कुंदुज पे कब्जा कर लिया। कुंदुज ये जगह है, ये इट सेपरेट्स, या ये अफगानिस्तान का इलाका है जो सेपरेट करता है अफगानिस्तान को ताजिकिस्तान से। ठीक है, ये एक ट्रांजिट कॉरिडोर है जहाँ से ट्रेड होती है ताजिकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की। तालिबान ने जब इसको फतह किया तो एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक मूव थी ये 2021 में फतह किया इसको, जून में, मेरे ख्याल से डेट चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सो इन्होंने अपना ऑफेंसिव स्टार्ट किया वेस्टर्न एरियाज़ में, एक स्ट्रैटेजिक मूव थी ताकि हम जो है अफगान एडमिनिस्ट्रेशन का, जो गनी एडमिनिस्ट्रेशन है उस टाइम पे अशरफ गनी प्रेसिडेंट थे, हम उनका कॉन्फिडेंस को शेक कर सकें। ठीक है, इन्होंने अपना ऑफेंसिव स्टार्ट किया और इवेंचुअली व्हाट दे डिड, दे वर एबल टू कैप्चर कुंदुज एक ट्रांजिट कॉरिडोर था, ट्रांजिट सिटी थी जहाँ से ट्रेड होता था बिटवीन ताजिकिस्तान एंड अफगानिस्तान। इसको कुंदुज के बाद दे स्टार्टेड मार्चिंग टूवर्ड्स अदर वेस्टर्न एरियाज़, जो बाकी वेस्टर्न एरियाज़ थे उसकी तरफ इन्होंने मार्च करना शुरू किया और उनको कैप्चर करना शुरू किया। और यहाँ पर तो उनका इन्फ्लुएंस ऑलरेडी था, तो उन्होंने यहाँ से भी आगे अपना ये बाकी एरियाज़ कैप्चर करना शुरू कर दिए, और उनको विद इन 2 और 3 मंथ्स बहुत इजीली सारे के सारे एरियाज़ इनके कंट्रोल में आ गए। अब वो 2-3 मंथ्स में कैसे इनके कंट्रोल में आ गए, उनकी स्ट्रैटेजी क्या रही, मैं आपको वो बताता हूँ। देखो हुआ क्या है कि स्ट्रैटेजी का कि इन्होंने पहले मैंने आपको बताया कि नॉन पश्तून फैक्टर, जो नॉन पश्तून एरिया था वहाँ पर इन्होंने उनको कैप्चर करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने कैप्चर करना शुरू कर दिया नॉन पश्तून एरियाज़ को, तो एक साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा सेटबैक था ये गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का गढ़ था, जो नॉर्दर्न अलायंस है ये गवर्नमेंट का हिस्सा है, तो इनका गढ़ था नॉन पश्तून एरिया या वेस्टर्न जो अफगानिस्तान है। ठीक है, जब वेस्टर्न अफगानिस्तान जा रहा है तालिबान के कंट्रोल में, तो इससे जो गवर्नमेंट थी उस पर बहुत ज़्यादा
वो डिमोरलाइज हो रही थी। जब गवर्नमेंट डिमोरलाइज होगी तो ऑफकोर्स फिर उसकी जो अफेक्ट है वो ट्रिकल डाउन करेगा, वो आर्मी पे भी आएगा, तो आर्मी भी बहुत डिमोरलाइज हो गई थी। नंबर 1 एक फैक्टर ये था कि इन्होंने बहुत साइकोलॉजिकली एक स्ट्रैटेजिक मूव खेली थी तालिबान ने। दूसरा, तालिबान की रिकग्निशन बहुत बढ़ती जा रही है। आप देखो जो पीस प्रोसेस हो रहा है, इसमें चाइना तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, रशिया तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, तुर्की सपोर्ट कर रहा है, ईरान आप और पाकिस्तान तो कर ही रहा है। अब ये सारे कंट्रीज़ तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स तालिबान की अब रिकग्निशन एज अ पॉलिटिकल रियलिटी ऑफ अफगानिस्तान वो बढ़ती जा रही है। अब जितनी तालिबान की रिकग्निशन बढ़ेगी तो ऑफकोर्स उतनी ही जो अफगान एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अशरफ गनी साहब की गवर्नमेंट है, उनकी रिकग्निशन कम होगी। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा सेटबैक था अशरफ गनी की गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, इस वजह से भी तालिबान की जो स्ट्रेटजी है वो काफ़ी हद तक कामयाब हो रही थी। दूसरा, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इनकी स्ट्रेटजी रही है वो हाईवे को कंट्रोल करना था। देखो लेट्स सपोज ये कोई एक सिटी है, इसको ये 2 हाईवेज कनेक्ट कर रही हैं। ठीक है, अब क्या होता था, तालिबान इन हाईवेज़ पे ना यहाँ पर आके अपना कंट्रोल जमा लेते थे। ठीक है, और इस सिटी को बिल्कुल आइसोलेट कर देते थे ताकि ये ना इस सिटी के साथ कांटेक्ट में आ सके, ना इस सिटी के साथ कांटेक्ट में आ सके। अब इसको आइसोलेट कर लिया सिटी को, फिर ये इस पर अटैक करते थे। ठीक है, इनका जब लिंक ही कट ऑफ हो जाएगा तो क्या करेंगे बेचारे, इनकी कम्युनिकेशन कट ऑफ करके इस सिटी पे अटैक करते थे और इवेंचुअली यहाँ से अफगान आर्मी, और फिर एक और काम करते थे, सरेंडर का बोलते थे अफगान आर्मी को कि हम आपको अलाउ कर रहे हैं, अगर आपने सरेंडर करना है तो वी आर गिविंग यू अ सेफ पैसेज, समझ आ रही है। सिटी को उन्होंने एक सीज कर दिया, ब्लॉक कर दिया। उसके बाद उन्होंने बोला आर्मी को कि यार अगर आपने जंग करनी है तो वेल एंड गुड, नहीं तो वी आर गिविंग यू एन ऑप्शन कि सरेंडर कर लो, जो आपके पास वेपन्स हैं, ठीक है, वो आप हमें हैंड ओवर कर दो, वेपन्स आप हमें दे दो और आप घर जा सकते हो। वी आर गिविंग यू अ सेफ पैसेज। तो ये बहुत बड़ी एक आप कह सकते हो कि एक साइकोलॉजिकल था इम्पैक्ट अफगान आर्मी पे, क्योंकि देखो अफगान की आर्मी तो इतनी कोई डिसिप्लिन थी नहीं, इतनी वेल ट्रेंड नहीं थी, लीस्ट ट्रेंड थी, लीस्ट कैपेबल थी कि वो तालिबान को डील कर सकती। तो उनके लिए सरेंडर करना ही राइट ऑप्शन लगी। और बहुत आपने सुना होगा, आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा कि आज 500 फौजियों ने सरेंडर कर लिया, आज अब 200 फौजियों ने अफगानिस्तान के सरेंडर कर लिया। ये सारा कुछ क्या था, ये सारा कुछ यही था कि वो सरेंडर कर रहे थे क्योंकि अफगानिस्तान जो अफगान तालिबान थे उनको सेफ पैसेज प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है, सो दीज आर ऑल दी स्ट्रेटजीज कि कंट्रोलिंग हाईवेज, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, और ये जो अफगान तालिबान थे ये ऑर्गेनाइज ज़्यादा बेहतर थे। उसके अलावा ये सीज पूरा का पूरा ब्लॉक करके, ठीक है, फिर अटैक करते थे और ऑप्शन दे देते थे साथ सरेंडर करने की कि इफ़ यू आर विलिंग टू सरेंडर देन वी आर गिविंग यू अ सेफ पैसेज। ठीक है, इन्होंने बहुत डील्स और एग्रीमेंट्स ऐसे किए थे, तो इवेंचुअली बहुत ईजीली दे वर एबल टू कॉन्कर अफगानिस्तान। अब हम बात करते हैं रिकग्निशन की। देखो जब 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान की गवर्नमेंट बनी थी ना, तो उस टाइम पे सिर्फ 3 कंट्रीज़ ने रिकग्नाइज़ किया था तालिबान की गवर्नमेंट को, उसमें ये 3 कंट्रीज़ थे। अब जब तालिबान गवर्नमेंट बना रहे हैं तो इस टाइम पे रिकग्निशन का क्या प्रोसेस है या क्या हो रहा है। देखो पाकिस्तान ने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग कन्वीन की। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग तब करते हो आप जब कोई बहुत बड़ा सिक्योरिटी का मसला हो। इसमें आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, अपार्ट फ्रॉम दैट जो टॉप ब्रेस होती है आपकी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की वो होती है, ठीक है, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, इन सब की टॉप ब्रेस होती है। एंड दे डिस्कस कि क्या हुआ, क्या होना चाहिए, हमने से क्या मसला हो सकता है, हर एंगल से सिक्योरिटी थ्रेट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इमरान खान साहब ने इसकी मीटिंग कन्वीन की और ये इसके मेन पॉइंट्स थे कि क्या कि वी आर गोइंग टू एडहेयर द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, कि हम अफगानिस्तान के मसले पर इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, देयर शुड बी अ पॉलिटिकल सेटलमेंट इन अफगानिस्तान। ठीक है, नंबर 3, हम सब ने एग्री किया पाकिस्तान ने कि ब्लड शेड नहीं हुआ अफगानिस्तान में, खून खराबा नहीं हुआ, एक देयर वाज रिलेटिवली अ स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान ने अर्ज किया तमाम पार्टीज़ को कि ह्यूमन राइट्स को वो रिस्पेक्ट करें। आफ्टर दैट पाकिस्तान ने दुनिया को बोला कि यू हैव टू रिकग्नाइज पाकिस्तान एफर्ट, ओके, पाकिस्तान एफर्ट्स इन अफगान पीस प्रोसेस। ईरान का रिएक्शन क्या था, ईरान ने कहा शुक्र है यहाँ से यूएस गया है, यूएस की डिफीट अब एक मौका देगी पीस को अफगानिस्तान में इस्टेब्लिश होने के लिए। आफ्टर दैट लेट्स टॉक अबाउट चाइना। सी चाइना इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। देखो जितने भी कंट्रीज़ हैं ना उसमें चाइना बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। क्यों? देखो चाइना एक राइजिंग पावर है, यूएस को कंपटीशन दे रहा है इस टाइम पे। ठीक है, सो चाइना एक राइजिंग पावर है। चाइना की एक मेंबर है, परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। चाइना हैज़ द पावर टू वीटो एनीथिंग
एट एनीथिंग एनी टाइम, ठीक है। चाइना के पास पावर है वीटो भी। तो अब चाइना ने क्या बोला कि वी आर गोइंग टू बिल्ड स्मूथ, फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव रिलेशंस विद तालिबान। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है तालिबान के लिए। अगर तालिबान को लेजिटिमेसी चाहिए तो चाइना को, तालिबान को चाहिए होगा कि चाइना और रशिया इससे रिकग्नाइज करें, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है तालिबान के लिए। चाइना ने बोला है कि भाई हम जो है तालिबान के साथ अच्छे रिलेशंस चाहते हैं। चाइना का तकरीबन कोई 76 किलोमीटर्स का अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है। उसके बाद ठीक है, अब चाइना को सिर्फ डर तालिबान से क्या था कि ऐसा ना हो कि वो वीगर मुस्लिम्स के साथ मिलके या फिर ETIM के साथ मिलके टेररिज्म फैलाएंगे चाइना में आकर। लेकिन तालिबान ने बोला कि वी आर फॉलोइंग द या वी आर गोइंग टू अडहेयर द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, ठीक है। तालिबान ने ऑलरेडी यकीन दहानी करवाई है चाइना को कि वी आर गोइंग टू अडहेयर द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, ठीक है। अब इससे चाइना को फ़ायदा क्या होगा? देखो, अगर चाइना और तालिबान के रिलेशन स्मूथ हो जाते हैं तो अफगानिस्तान में पीस आएगा तो ओबोर कामयाब होगा। और अगर ओबोर कामयाब होगा तो चाइना वुड बी एबल टू कम्पीट विद US, तभी कम्पीट कर पाएगा US को, ठीक है। ओबोर की सक्सेस अफगानिस्तान में पीस पे डिपेंड करती है। जो रीजनल पीस है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ ओबोर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट US ने क्या कहा? US ने 2-3 चीज़ें बोली। नंबर 1, उन्होंने बोला कि हम तालिबान को तभी रिकग्नाइज़ करेंगे जब तालिबान जो है रिस्पेक्ट करेंगे जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, जिसमें वीमेन राइट्स आ गए, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह आ गया, ठीक है। दूसरा, US ने बोला कि तालिबान को हम तब रिकग्नाइज़ करेंगे जब तालिबान जो डिफरेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे अलकायदा हो गई या फिर ISIS हो गई, तालिबान इनको मना करेगा, इनको रोकेगा कि वो अफगानिस्तान की ज़मीन को टेररिज्म के लिए इस्तेमाल ना करें। मतलब उनको मना करेगा, इन ऑर्गेनाइजेशंस को रोकेगा कि वो तालिबान को इन ऑर्गेनाइजेशंस को रोकेगा कि वो अफगानिस्तान को एज ए लॉन्चिंग पैड फॉर टेररिज्म इस्तेमाल होने से रोकें, ठीक है। सो ये 2 कंडीशंस हैं US की जानिब से तालिबान को रिकग्नाइज़ करने के लिए। उसके अलावा अगर हम रशिया की बात करें तो देखो, एक टाइम में रशिया और तालिबान एक दूसरे के अगेंस्ट थे, ये लड़ते रहे हैं, लेकिन अब देयर इज़ अ स्मूथ ट्रांजिशन इन रिलेशंस, ठीक है। रशिया और तालिबान के काफ़ी अच्छे रिलेशंस अब बिल्ड हो रहे हैं। जितना भी पीस प्रोसेस रहा है उसमें मॉस्को बहुत एक्टिव रहा है, ठीक है। तालिबान को उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। मॉस्को पीस प्रोसेस खुद एक इनिशिएटिव इसीलिए था, ठीक है। उसके अलावा अभी देखो, USA ने, इंडिया ने अपनी एम्बेसीज काबुल से खाली करा दी हैं। उनके जो स्टाफ था वो इवैक्यूएट कर गया है काबुल को, लेकिन अभी भी रशियन स्टाफ मौजूद है काबुल में, ठीक है। अभी भी रशियन स्टाफ मौजूद है काबुल में। और वो क्या कह रहा है, वो यही उन्होंने इवन कि कल रशियन डेलीगेशन ने मुलाकात भी की है तालिबान से रिगार्डिंग सम सिक्योरिटी डिस्कशंस हुई थी वहाँ पर उनकी कुछ, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि देयर इज़ अ ग्रोइंग कंसेंसस कि तालिबान के अब रशिया के साथ रिलेशंस बेहतर होना चाहिए। तालिबान को अब पहले की तरह डिप्लोमेटिक आइसोलेशन नहीं चाहिए, क्योंकि पास्ट में जब तालिबान के पास डिप्लोमेटिक आइसोलेशन थी तो वही वजह थी कि दुनिया उनके अगेंस्ट हो गई थी, जब उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मान रहा था। जब US ने कहा कि हम वी आर गोइंग टू इन्वेड अफगानिस्तान, क्योंकि कोई उनका पॉइंट ऑफ व्यू प्रोजेक्ट करने वाला, उनको सपोर्ट करने वाला था ही नहीं। लेकिन अगर अब मॉस्को और रशिया एक तरफ हो जाते हैं और वो तालिबान को सपोर्ट करते हैं तो तालिबान को एक बहुत बड़ी आवाज़ मिलेगी इंटरनेशनल एरिया में। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इट्स इनफ फॉर टुडे। टुमारो वी गोइंग टू डिस्कस कि क्यों काबुल और सैगॉन के बीच में कंपैरिजन्स हो रहे हैं, उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और हम जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है तालिबान के अगेंस्ट, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। इट्स इनफ फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और कंफ्यूजन्स, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप। एंड वन मोर थिंग, देखो, आई एम नॉट अ स्कॉलर, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, ठीक है। तो जब मैं फ्लो में बोल रहा होता हूँ तो कुछ ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं, कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। हैविंग सेड दैट, थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।